नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले हेडलाइंस पर डालेंगे एक नजर। प्रधानमंत्री ने श्री स्वामी नारायण मंदिर के वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। कहा, निहित स्वार्थ के लिए बांटने की साजिश में लगे लोगों की कोशिश को करना है नाकाम। जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। अगले साल 13 मई तक है कार्यकाल। थम गया झारखंड की 43 और 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर प्रचार। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान। कोलकाता में आरजी कर मामले में विशेष न्यायालय में आज की सुनवाई पूरी। बंद दरवाजों में चलाया गया मुकदमा। पीड़िता के पिता ने दी गवाही। कल भी जारी रहेगी सुनवाई। और गोवा में 20 नवंबर से शुरू होने वाला 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उभरती प्रतिभाओं पर होगा केंद्रित। इस बार फ्यूचर इज नाउ पर रहेगा फोकस। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। अपने संबोधन में पीएम ने निहित स्वार्थ के लिए देश को बांटने की साजिश का भी जिक्र किया। विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 725.62 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के तहत यह मंजूरी दी गई। तो पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। और झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज थम चुका है। पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला जनता 13 नवंबर को करेगी। वोटिंग के साथ ही सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसी कड़ी में आज शाम प्रचार थमने तक सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण के लिए सभी दलों ने जनता से अपने अपने समर्थन में वोट देने की अपील की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में अभी तक कुल 4 चुनावी सभाएं कर चुके हैं। वहीं रांची में उन्होंने रोड शो भी किया है। इसके साथ ही एनडीए और इंडी के स्टार प्रचारकों ने भी झारखंड का तूफानी चुनावी दौरा कर जनादेश के लिए वोटरों से समर्थन मांगा है। भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। तो उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं ने भी प्रचार में दम दिखाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। और महाराष्ट्र के नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों से गावित परिवार के 4 सदस्य चुनाव मैदान में हैं। परिवार के मुखिया
विजय कुमार गावित विभिन्न दलों से 6 बार विधायक रह चुके हैं और राज्य में आदिवासी मामलों के मंत्री भी रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में नंदुरबार के क्या खास मुद्दे रहने वाले हैं, इस पर हमारे संवाददाता योगेश शीतल ने विजय कुमार गावित से विशेष बातचीत की। हमारे साथ विजय गावित हैं। गावित परिवार के 4 सदस्य जो है नंदुरबार की चारों सीटों पर कंटेस्ट करें। सबसे पहले तो सर क्या मुद्दे हैं? हमारी सरकार ने यहाँ किसानों के लिए कुछ अच्छे निर्णय लिए। बिजली का बिल मुफ्त कर दिया है और बिजली आगे भी मुफ्त दी जाएगी। दूसरा है ये लाडली बहन योजना है, ये हमारी बहनों के लिए अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो। जब कुछ कठिनाई आते हैं, कठिनाई में वो उनको जो पैसा दिया जा रहेगा उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। किसानों के लिए जो हम बीमा निकालते हैं उसमें खाली किसानों को 1 रुपया भरने का है और बाकी का सरकार भरेगी, वो भी एक अच्छा निर्णय लिया। नंदुरबार का ज्यादातर एरिया जो है वो ट्राइबल में आता है। आप आदिवासी एरिया के मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि संविधान को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो एक तरह का थ्रेटनिंग है, डेंजर होगा अगर वो बीजेपी या शिवसेना अगर चुन के आती है, ऐसे में क्या आपको कैसा लगता है कि जब इस तरीके की कैंपेनिंग चलती है? पिछले टाइम फेक नैरेटिव लोगों ने किया था, उसमें संविधान बदल दिया जाएगा, उनको जो मोहलत दी जा रही है रिजर्वेशन की वो निकाली जाएगी, तो इसका डर लोगों में पैदा हो गया था। उस टाइम लोगों को लगा, उनको डर के नाते उन्होंने दे दिया, लेकिन बाद में लोगों को ये होने लगा कि हम लोग फंस गए हैं, यानी झूठे लोगों ने वादे किए, झूठे बातें की, उससे हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है, ऐसा उनको लगने लगा है। तो उससे अभी अवेयरनेस हो गया है, लोगों में जागरूकता आ गई है। प्रियंका गांधी ने रैली की थी नंदुरबार में, बड़ी संख्या में वहां पे लोग भी आए थे और हिना गावित वहां से हार गई। अब हिना गावित इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं। एक तो आपने नैरेटिव की बात की, आपको लगता है कि जो हिना गावित वहां से हारी उसकी वजह वही नैरेटिव था और इस बार क्या रहेगी रणनीति वहां पर? फेक नैरेटिव की वजह से हिना जी हार गए। हिना जी ऐसी पहले MP यहाँ की थी जिसने लोगों में डेवलपमेंट की बहुत सी चीज़ें अच्छी की है, इसलिए अभी वो हिना जी के साथ खड़े हैं सब लोग। नंदुरबार का चुनाव लोकसभा चुनाव से ज्यादा इस बार दिलचस्प होने जा रहा है, इसलिए नहीं कि लास्ट टाइम जो नैरेटिव का पूरा खेल था वो यहाँ पे हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि कई स्तर पर बीजेपी और शिवसेना ने रणनीति में भी बदलाव किया है। अपने सहयोगी कपिल के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साधु संतों को लेकर दिए गए बयान की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि लाखों वर्षों से राजसत्ता धर्म सत्ता के द्वारा ही संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हिंदू विरोध जग जाहिर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भगवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है।
मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर जगत गुरु जीयर स्वामी करपात्री जी महाराज सिद्धपीठ जानकी कुंज अयोध्या ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि साधु संत हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। मैं खड़गे जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नाम में खड़गे लगा है, तो खड़ग कहता है तलवार को, काटने का काम तलवार करता है। और हमारे संतों में जो जोगी हैं उनमें योगी जो शब्द लगा है वो योग से लगा है। तो योग जो है जोड़ने का काम करता है, योग कभी काटने का काम नहीं करता है। आपने पूरे संतों के ऊपर ये हमला किया है कि राजनीति कर रहे हैं, और जब तक संत को चिंता नहीं होती है राष्ट्र की, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साधु संत और सनातन विरोधी बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सनातन को चोट पहुंचाना कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में साधु संत क्या पहनेंगे ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर सकती। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के साधु संत वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। राजभर ने कहा कि लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया, और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया कि देश में स्वच्छता कैसे हो। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में वक्फ की 36 बीघा भूमि बेचने के आरोप में सांसद इमरान मसूद के प्रतिनिधि सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ निवासी शहजाद उर्फ पप्पू मियां ने देवबंद कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। शहजाद ने निवर्तमान मुतवल्ली इस्माइल हुसैन, रईस अहमद और मौजूदा मुतवल्ली व सांसद इमरान मसूद के प्रतिनिधि अहमद अली, मुख्तार अहमद, नूर अहमद पर 36 बीघा भूमि धोखाधड़ी से बेचने का आरोप लगाया है। 36 बीघा भूमि में 12 बीघा भूमि कब्रिस्तान की है, जबकि बाकी भूमि पर खेती होती है। शहजाद ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों ने भूमि बेची है।
गौरतलब है कि इससे पहले सांसद प्रतिनिधि अहमद अली ने भी 10 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में वो रिपोर्ट दर्ज करा चुके हैं। अहमद अली की ओर से दायर रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में वक्फ भूमि पर 5 वर्ष से वो मुतवल्ली है। अहमद अली ने बीते वर्ष शहजाद उर्फ पप्पू, ताज अहमद सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। 2024 को यह केस दर्ज हुआ है। जांच के उपरांत इसमें 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा देवबंद कोतवाली में दर्ज हुआ है। इसमें पूर्व में जांच जो है सीओ देवबंद द्वारा की गई थी। इसमें उन्होंने यह पाया कि यह जो वक्फ की संपत्ति है इसे पूर्व मुतवल्ली द्वारा और एक अपने नाजायज और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बनाकर उस पर अवैध निर्माण किया गया है, जिसके बाद ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें गहनता से विवेचना की जाएगी और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी में एक अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा चलाए गए अभियान में विभाग के अधिकारी दिलीप साहू ने मालीगांव की SBI शाखा में पेंशन भोगियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बारे में लोगों को बताया। DLC द्वारा पेंशन धारकों को बिना बैंक जाए मोबाइल ऐप से आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलती है। तो अभी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर एंड पेंशनर वेलफेयर के ऑफिसर ऑल ओवर इंडिया जा रहे हैं, उस चीज़ को काफ़ी प्रचार प्रसार दे रहे हैं कि आगे से सभी लोग ये 2 ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल से खुद ही प्रमाण पत्र जनरेट करके सबमिट कर दें। उनको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल 2 मिनट का काम है और बड़ा ही सुविधाजनक है। इसमें एक जीवन प्रमाण ऐप है आपके जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और दूसरा आधार फेस ID। और पुणे के खड़गवासला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिला है। PM किसान निधि, लाडली बहन, गैस सिलेंडर, वृद्धा पेंशन और शौचालय की सुविधाओं के साथ लोगों के आम जीवन को कैसे बदला है, इन सब पर विधानसभा के आम मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस वक्त हम खड़गवासला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ की आम जनता है, जो लाभार्थी वर्ग है, जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है। कितना लाभ आपको मिला है और किस योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मेरा पिताजी मम्मी को मिला है लाभ। हर महीने का मेरे पिताजी को पेंशन आता है उनके वजह से हमारा घर अच्छे तरफ से चलता है। मोदी जी का ऐसा बहुत स्कीम है जिससे आसपास पड़ोस और जितने गरीबों के लिए है उनके लिए बहुत लाभ है। उज्ज्वल गैस योजना हो गया, जैसे वो खेती के लिए बीमा योजना हो गया, सुकन्या योजना हो गया, बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है और उससे बहुत गरीबों को लाभ मिला है। PM किसान को बहुत शेतकरी को लाभ हुआ है। मेरे को भी अभी 5 साल से लाभ मिलता है और मोदी ने बहुत कुछ किया है। मेरे पत्नी को मिला है 7,500 रुपये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे आणि त्यामुळे घरातला खर्च बघतो आणि मी छोटी मोठी कामं करतो। सभी गरीब बच्चों को बहुत से गांव में योजना मिल रही है, जैसे कि लड़कों को खाने को भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, बुक भी मिलती है। लाड़की बहन का भी अभी जैसे मिल रहा है, हमको लोग बहुत मदद मिला। इसके बाद आगे भी मिले तो हमको बहुत मदद मिलेगा तो अच्छा ही है। आपको सब जो योजना बना रहे हो वो बहुत प्लानिंग बहुत अच्छा है और वो उसका फायदा बेनिफिट जो हो रहा है वो हो रहा है और हम उनका साथ देंगे। महिलाओं के बारे में मोदी सरकार ने बहुत चेंजेस किया है, मतलब कि वो बेटी बचाओ बेटी, उसमें भी उन्होंने बहुत मतलब फायदा हो गया है बहुत गरीब लोग को। हमारे साथ खड़गवासला जो विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय महिलाएं, स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि किस प्रकार से जो केंद्र सरकार की जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, हर घर तक पहुंची है और इसका फायदा हर लोगों को मिल रहा है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, नासिक। और उत्तर प्रदेश की अमेठी की गौरीगंज सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अयोध्या धाम तक पैदल यात्रा शुरू की है। राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भक्त अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा का शुभारंभ संतों के वैदिक मंत्रोच्चार के बाद किया गया। मैंने इस यात्रा में सम्मिलित होकर सभी अपने जनपद और अपनी विधानसभा के राम भक्तों को आशीर्वाद देने का उनसे आह्वान किया, उनसे आग्रह किया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से मेरा
भाव, मेरा आशीर्वाद इस यात्रा के साथ है। 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, व्यस्तता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं स्वयं इस यात्रा में सम्मिलित हूं या मेरा कोई प्रतिनिधि जरूर इस यात्रा में सम्मिलित होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत को जानिए क्विज के 5वें संस्करण को लॉन्च किया। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को जानिए क्विज के जरिए लोगों को भारत को करीब से जानने का मौका मिलेगा। I'm delighted to launch the 5th Bharat Ko Janiye quiz. This quiz is an endeavor of our government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji to deepen connect with our diaspora and to engage with all those who are keen to learn about Bharat. It affords an opportunity for people to explore India in a meaningful way, learning about its culture, ethos, history, achievements, and even aspirations. This online quiz is open to members of the Indian diaspora and to foreigners. 30 lucky winners will be invited by the Ministry of External Affairs for an immersive 2-week tour of India. Come, participate in the quiz and join the incredible India journey. देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बात से पता चलता है कि देश में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और कारोबार की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में ईपीएफओ में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 7.6% बढ़कर 7.37 करोड़ हो गई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 6.85 करोड़ थी। इसके साथ ही इस दौरान योगदान करने वाली इस संस्थाओं की संख्या 6.6% बढ़कर 7.66 लाख हो गई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और व्यापार की संख्या बढ़ रही है, जो कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराती है। ईपीएफओ की बकाया राशि की वसूली में भी 55.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पिछले वर्ष के 3,390 करोड़ रुपए की तुलना में 5,268 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में निपटाए गए दावों की संख्या में भी 7.8% बढ़कर 4.12 करोड़ से बढ़कर ये 4.45 करोड़ हो गई है। और इनोवेशन योजना के तहत देश के 6 युवा वैज्ञानिक उद्यमियों को सम्मानित किया गया। इन युवा उद्यमियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं से निपटने के लिए कई इनोवेशन किए हैं और स्टार्टअप के जरिए इसे आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार इनको आर्थिक सहायता दे रही है। इनका इनोवेशन ब्रेस्ट कैंसर, किडनी की बीमारी और सर्वाइकल कैंसर की जांच में मदद करेगा। ऐसे 6 एंटरप्रेन्योर्स को चिन्हित कर सेलेक्ट किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया और उसके साथ साथ उन्हें भारत सरकार की प्रिप योजना और मेडिटेक योजना की जो नई योजना शुरू की गई है, उनके अंदर भी उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई ताकि वे अपनी इनोवेशन को आगे जाकर पूरी देश में और पूरी दुनिया में ले जा सकें और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन सकें।
जो हमारे देश में स्टार्टअप्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके आइडियाज़ बहुत डीप हैं, बहुत रिच हैं, उन्होंने बहुत मेहनत भी की है, बट हाउ टू डेवलप इट, कैसे उसको पूरी तरह रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उसको पूरा डेवलप करें। तो तभी हमने सोचा कि ग्रांट के अनुसार कैसे हम इनको ग्रांट्स दे सकें, ताकि कोई मतलब उनको हमारी तरफ कोई कमिटमेंट नहीं रहता है, एकदम वन साइडेड है हम ग्रांट दे रहे हैं, बट उनको थोड़ा वो ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है हाउ टू डेवलप देयर प्रोडक्ट, और साथ साथ हम उनको गाइडेंस भी देते हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आपको हम छोड़े जाएंगे इफ्फी की एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ में। 20 नवंबर से दरअसल गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी शुरू होने जा रहा है, और सिनेमा के इस जश्न में दुनिया भर से सिने प्रेमियों का जमावड़ा लगेगा। तो आप देखिए इस खबर को, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 1952 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत के साथ साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा, संस्कृति व रचनात्मकता का उत्सव मनाने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है। इफ्फी का 55वां अंक और भी शानदार होने जा रहा है। Our festival is one of the largest festival in the international level. Our IFFI, you can compare with Cannes or some other festival. More than Cannes festival, you are getting here on Atmanirbhar Bharat. So we are our Prime Minister's vision. What facilities you need the international level, the same facilities we are giving in the IFFI at Goa. फ्यूचर इज नाउ की थीम के साथ 55वां इफ्फी उभरती प्रतिभाओं पर केंद्रित होगा। ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। इफ्फी का आगाज ऑस्ट्रेलियन फिल्म बेटर मैन से होगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रख्यात निर्देशक फिलिप नॉयस को। फेस्टिवल being called as the sub themes as future is now. The emerging voices that actually shape the future of our cinema and also of our country. We had more than 1676 submissions coming in from 101 countries. Australia has been chosen as and they have also agreed to be the country of focus. फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा मास्टर क्लासेस, चर्चाएं और वर्कशॉप्स के साथ ही इफ्फी फिएस्टा के रूप में सिने प्रेमियों को मिलेगा एक शानदार अनुभव। इस बार का भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वाकई बेहद शानदार होने जा रहा है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जिसकी शुरुआत बहुत ही शानदार हुई थी, अब उसका दायरा बढ़ाते हुए 100 भारत के युवाओं को इसमें हिस्सा दिया जा रहा है। इसमें एक मौका दिया जाएगा अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली।
नमस्कार, स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने श्री स्वामी नारायण मंदिर के वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। कहा, निहित स्वार्थ के लिए बांटने की साजिश में लगे लोगों की कोशिश को करना है नाकाम। थम गया झारखंड की 43 और 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों पर प्रचार। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान। जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की शपथ। अगले साल 13 मई तक है कार्यकाल। ईपीएफओ में रिकॉर्ड वृद्धि। वित्त वर्ष 24 में ईपीएफओ सदस्यों की संख्या 7.6% बढ़कर 7.37 करोड़। वहीं देश में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और व्यापारों की भी बढ़ी संख्या। और गोवा में 20 नवंबर से शुरू होने वाला 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी उभरती प्रतिभाओं पर होगा केंद्रित। इस बार फ्यूचर इज नाउ पर रहेगा फोकस। और खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने निहित स्वार्थ के लिए देश को बांटने की साजिश का भी जिक्र किया। विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है। आज दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ के लिए, छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए 725.62 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के तहत ये मंजूरी दी गई है। तो समिति ने छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपए मंजूर किए। वहीं ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कुल 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। और पुणे का खड़गवासला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं से भरपूर लाभ मिल रहा है। पीएम किसान निधि, लाडकी बहिनी योजना, गैस सिलेंडर, वृद्धा पेंशन और शौचालय की सुविधाओं ने लोगों के आम जीवन को कैसा बदला है, क्या कुछ इनका प्रभाव पड़ा है, इन सारी बातों पर विधानसभा के आम मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस वक्त हम खड़गवासला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ की आम जनता है, जो लाभार्थी वर्ग है, जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है। कितना लाभ आपको मिला है और किस योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मेरा पिताजी मम्मी को मिला है लाभ। हर महीने का मेरे पिताजी को पेंशन आता है उनके वजह से हमारा घर अच्छे तरह से चलता है। मोदी जी का ऐसे बहुत स्कीम है जिससे आसपास पड़ोस और जितने गरीबों के लिए है उनके लिए बहुत लाभ है। उज्जवल गैस योजना हो गया, जैसे वो खेती के लिए बीमा योजना हो गया, सुकन्या योजना हो गया, बहुत सारी योजनाएं हैं
जो गरीबों के लिए है और उससे बहुत गरीबों को लाभ मिला है। पीएम किसान को बहुत शेतकरी को लाभ हुआ है। मेरे को भी अभी 5 साल से लाभ मिलता है और मोदी ने बहुत कुछ किया है। मेरे पत्नी को मिला आहे 7,500 रुपये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे आणि त्यामुळे घरातला खर्च बघतो आणि मी छोटी मोठी कामं करतो। सभी गरीब बच्चों को बहुत से गांव में योजना मिल रही है, जैसे कि लड़कों को खाने को भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, बुक भी मिलती है। लाड़की बहन का भी अभी जैसे मिल रहा है, हमको लोग बहुत मदद मिला। इसके बाद आगे भी मिले तो हमको बहुत मदद मिलेगा तो अच्छा ही है। आपको सब जो योजना बना रहे हो वो बहुत प्लानिंग बहुत अच्छा है और वो उसका फायदा बेनिफिट जो हो रहा है वो हो रहा है और हम उनका साथ देंगे। महिलाओं के बारे में मोदी सरकार ने बहुत चेंजेस किया है, मतलब कि वो बेटी बचाओ बेटी, उसमें भी उन्होंने बहुत मतलब फायदा हो गया है बहुत गरीब लोग को। हमारे साथ खड़गवालसा जो विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय महिलाएं, स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि किस प्रकार से जो केंद्र सरकार की जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, हर घर तक पहुंची है और इसका फायदा हर लोगों को मिल रहा है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, नासिक। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला जनता 13 नवंबर को करेगी। वोटिंग के साथ ही सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस कड़ी में आज शाम प्रचार थमने तक सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहले चरण के लिए सभी दलों ने जनता से अपने अपने समर्थन में वोट मांगने की अपील की। वोट मांगे घर घर जाकर और जनता के बीच में रैलियों के जरिए, रोड शोज के जरिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में अभी तक कुल 4 चुनावी सभाएं कर चुके हैं। वहीं रांची में उन्होंने रोड शो भी किया है। इसके साथ ही एनडीए और इंडी के स्टार प्रचारकों ने भी झारखंड का तूफानी चुनावी दौरा कर जनादेश के लिए वोटरों से समर्थन मांगा। भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। तो उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के नेता राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं ने प्रचार में दम भरा। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। और अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साधु संतों को लेकर दिए गए बयान की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि लाखों वर्षों से राज सत्ता धर्म सत्ता के द्वारा ही संचालित होती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हिंदू विरोध जग जाहिर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भगवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर जगत गुरु जीयर स्वामी करपात्री जी महाराज, सिद्धपीठ जानकी कुंज अयोध्या ने कहा है कि साधु संत हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। खड़गे जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नाम में खड़गे लगा है, तो खड़ग कहता है तलवार को, काटने का काम तलवार करता है। और हमारे संतों में जो जोगी हैं, उनमें योगी जो शब्द लगा है वो योग से लगा है। तो योग जो है जोड़ने का काम करता है, योग कभी काटने का काम नहीं करता है। आपने पूरे संतों के ऊपर ये हमला किया है कि राजनीति कर रहे हैं, और जब तक संत को चिंता नहीं होती है राष्ट्र की, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साधु संत और सनातन विरोधी बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सनातन को चोट पहुंचाना कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में साधु संत क्या पहनेंगी ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर सकती। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ
जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और देश को आज नया प्रधान न्यायाधीश मिल गया। जस्टिस संजीव खन्ना को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में यह समारोह आयोजित किया गया। जस्टिस खन्ना अब 13 मई 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। 13 मई 2025 को वो इस पद से सेवानिवृत्त होंगे। और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक पुराने विज्ञापन का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र इस विज्ञापन से सामने आ गया है। कांग्रेस पहले कहती थी कि जाति से नहीं, मेरिट से चीजें तय होनी चाहिए, लेकिन आज वोट बैंक के चक्कर में 10% मुस्लिम आरक्षण के लिए सहमति दे रही है। की एड है जो वर्षों पहले वो पेपर में देते थे कि इक्वालिटी को एक हैंड दीजिए, कास्ट से नहीं मेरिट से चीजें डिसाइड होनी चाहिए। ये उनका असलियत है कि पहले कहते थे ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और आज जाति में हिंदू सोसाइटी को बांटना चाहते हैं, पर मुसलमानों की जातियों पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं को डिवाइड करो, मुसलमानों को एक करो, वोट बैंक को एक करो, यही इनकी पूरी रणनीति है। इनको वोट बैंक जिहाद सेकुलर लगता है, बांटोगे तो कटोगे, तो ये वाला इनको सांप्रदायिक लगता है। उनको एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक लगता है। पर गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए, साधु संत राजनीति में ना आए, ये इनको सेकुलर लगता है। और भाजपा के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के प्रमुख प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पर रकम वसूल करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सूचना मिल रही है कि झारखंड के कुछ जिलों में प्रमुख प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए व्यापारियों, कारोबारियों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। ऐसा ही एक सटीक जानकारी मिलने पर मैंने मुख्य सचिव को सूचित करके कहा है कि ऐसे सारे अधिकारियों को यह गलत काम करने से रोकें। प्रशासनिक मर्यादा एवं शासन पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मैं ऐसे किसी बेईमान वसूलीकर्ता अफसर का नाम अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं राज्य के छोटे बड़े अफसरों से के करबद्ध अपील करता हूं उनसे कि वे सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनावी लेवी वसूलने की बेजा हरकतों से बाज आएं। मैं वादा करता हूं कि राज्य में एनडीए की सरकार बनते ही बिहार की तर्ज पर कानून बनाकर वैसे बेईमान अफसरों की संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान सीधे जब्त कर उनका उपयोग स्कूल, अस्पताल खोलने जैसे पब्लिक के सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाएगा। और कोलकाता की अदालत में सोमवार को आरजी कर हत्या एवं बलात्कार मामले में आज की सुनवाई समाप्त हुई। सुनवाई बंद कमरे में हुई। मुख्य आरोपी संजय राय ने कोर्ट से निकलते वक्त पत्रकारों से कहा कि उसे कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं है। आज पीड़िता के पिता को गवाही के लिए बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर ने पीड़िता के परिवार का प्रतिनिधित्व किया। मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। फास्ट ट्रैक में होने वाली सुनवाई दैनिक आधार पर हो रही है। अगस्त में जूनियर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी आदतन झूठ बोलते हैं और भाजपा पर अक्सर संविधान खत्म करने का आरोप लगाते हैं। वे राज्यों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मिला और उनको ये बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है, संविधान को तोड़ने वाली है, संविधान को समाप्त करने वाली है। ये एकदम झूठा प्रचार है
इसको रोका जाना चाहिए, जो फेयर इलेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो हमने कहा है कि जो बीएनएस की एक धारा है 353, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। और देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस बात से पता चलता है कि देश में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और कारोबार की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में ईपीएफओ में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 7.6% बढ़कर 7.37 करोड़ हो गई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 6.85 करोड़ थी। इसके साथ ही इस दौरान योगदान करने वाली संस्थाओं की संख्या 6.6% बढ़कर 7.66 लाख हो गई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार और व्यापारों की संख्या बढ़ रही है, जो कर्मचारियों के बेहतर जीवन स्तर को मुहैया कराती है। ईपीएफओ की बकाया राशि की वसूली में भी 55.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष के 3,390 करोड़ रुपए की तुलना में 5,268 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में निपटाए गए दावों की संख्या में भी 7.8% बढ़कर 4.12 करोड़ से बढ़कर 4.45 करोड़ हो गई है। और अपनी पराली अपनी खाद, जी हां, किसान पराली जलाने की जगह अब बना रहे हैं जैविक खाद। हरियाणा के सिरसा में पराली से जैविक खाद बनाने का काम जोरों पर है। सीआईआई फाउंडेशन की मदद से यहां खेतों में पराली जलाने की समस्या खत्म हो रही है। कैसे बनाई जा रही है ये खाद, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हम सिरसा के मोहम्मदपुरिया गांव में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही पराली है जो किसानों की एक समय में समस्या हुआ करती थी। किस तरह से किया जा रहा है इनका समाधान, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप गोदारा, जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। संदीप जी, किस तरह से आप निवारण कर रहे हैं पराली का? नमस्कार जी। पराली का हम अपनी पराली अपनी खाद का एक स्लोगन दिया है हमने, ये खुद की पराली और खुद की खाद। उसी के तहत हम 2018 से सीआई फाउंडेशन अप्रावा एनर्जी के साथ मिलकर यहाँ पर बर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं। 2018 के अंदर हमने स्टार्टअप किया था सर, तब हमारे 3 विलेजेस से हमने स्टार्ट किया था। आज हमारे पास विलेजों की संख्या 24 है। किस तरह से आप खाद बनाते हैं पराली से, कहाँ से प्रोसेस शुरू करते हैं? ये एक प्रोसेस शुरू होता है सर जब किसान अपने हार्वेस्टिंग करता है, उसके जैसे मान लो हाथ से की लेबर से हार्वेस्टिंग करवाता है, हडम्बे से वो माल को निकालता है, तो उसका जो मतलब पराली है वो निकल जाता है, उसका ढेर आपको दिखाई देगा। ये जो हमने स्टॉकेज कर रखा है, ये सभी किसान भाइयों के खेत से उठा के लेके आए हैं सर। और ये मशीन पहले कहाँ से शुरुआत होती है, क्या चालू करते हैं सर? इसमें सबसे पहले जो अपने किसान के जो अपने पराली जो आ गई खेत से, वो पराली सबसे पहले इस सीडर के अंदर डाली जाती है सर, और इसके अंदर 7 मिनट के अंदर जो अपने आगे आपको दिख रहा है वो इस पराली को बिल्कुल बारीक टुकड़ों में पाउडर जैसा मतलब वो बना देती है। और उसके बाद यहाँ से 2 बंदे लगाकर इसका उठान अपने हैं जो अपने मिक्सर जो अपने इधर मशीन है उसके अंदर डालते करते हैं सर, और उसके अंदर 7 मिनट में अंदर प्रोसेस, और उसके अंदर एक अपने NIT नागपुर से वो केमिकल है बजरंग बाण के नाम से, अंदर वो प्रोसेस शुरू होके करके और अपने जो खाद है वो मतलब बनके 7 मिनट के अंदर उसके सर्कुलेशन में पूरा मिक्सअप होके वो तैयार हो जाती है सर। और उसको फिर एयर टाइट करने के लिए 7 दिन हम बैग के अंदर रखते हैं, और 7 दिन के अंदर बैग में रखने के बाद उसको जो खाद है अपनी, वो खाद फिर हम उसकी रो बनाते करते हैं। जैसे आपके सामने वो रो बनी हुई है, उस रो के अंदर सर जो अपने इस पराली से निकली हुई खाद हो गई वो हो गई, और उसके अंदर जो वेस्टेज होगा, जैसे अप्रोक्स ज़्यादा मात्रा में जैसे गाय का गोबर हो गया, और जैसे वेजिटेबल का वेस्टेज हो गया, और वो वेस्टेज है और गाय का गोबर मिला के करके हम उसको 7 दिनों के लिए उसको डेली उस पर पानी छिड़कना, उसको पलटियाँ लगवाना करना, वो काम करते हैं। और ऐसे करने के मतलब ये मान के चलो सर 15 दिन के अंदर है जो ये खाद पराली की जो खाद है वो 15 दिन के अंदर जो तैयार हो जाती है। कहीं ना कहीं जो सिरसा के किसान हैं वो पर्यावरण का भी एक अच्छा संदेश दे रहे हैं और पराली का भी अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खाद के कट्टे तैयार किए गए हैं। अपनी पराली अपनी खाद, हर किसी किसान को ये फ्री दिया जा रहा है। फिलहाल हर किसान को 1 एकड़ के हिसाब से ये प्रदान किया जा रहा है। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, सिरसा, हरियाणा।
और भारतीय बाजार पर निवेशकों के बढ़ते भरोसे के चलते डीमैट खातों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 17.9 करोड़ हो गई, जो कि सितंबर में 17.5 करोड़ थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अक्टूबर में 35 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। और मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मणिपुर के जिरीबाम इलाके में सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये घटना करीब 3 बजे हुई, जब बड़ी संख्या में संदिग्ध हथियारबंद उग्रवादियों ने जिरीबाम के पास घरों को जलाने की कोशिश की। इस मुठभेड़ में मारे गए उग्रवादियों के शवों को बोरे बेकरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी में एक अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा चलाए गए अभियान में विभाग के अधिकारी दिलीप साहू ने माली गांव की एसबीआई शाखा में पेंशन भोगियों से मुलाकात की। और इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो अक्टूबर में 21.69% बढ़कर 41,887 करोड़ रुपए हो गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा के मुताबिक ये बढ़त सभी इक्विटी फंड कैटेगरी में हुई है। वहीं एसआईपी यानी सिप इनफ्लो अक्टूबर में ऑल टाइम हाई 25,322 करोड़ रुपए रहा है। सितंबर में यह आंकड़ा 24,509 करोड़ रुपए पर था। ये पहला मौका है जब एसआईपी निवेश 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। अक्टूबर 2024 में एसआईपी खातों की संख्या अब तक की सबसे अधिक 10.12 करोड़ थी, जबकि सितंबर में ये 9.87 करोड़ थी। पिछले महीने 24 लाख से अधिक एसआईपी खाते और जुड़े हैं। और उत्तर प्रदेश के अमेठी की गौरीगंज सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अयोध्या धाम तक पैदल यात्रा शुरू की है। राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भक्त अयोध्या दर्शन के लिए पैदल रवाना हो गए हैं। यात्रा का शुभारंभ संतों के वैदिक मंत्रोच्चार के बाद किया गया। मैंने इस यात्रा में सम्मिलित होकर सभी अपने जनपद और अपनी विधानसभा के राम भक्तों को आशीर्वाद देने का उनसे आह्वान किया, उनसे आग्रह किया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से मेरा भाव, मेरा आशीर्वाद इस यात्रा के साथ है। 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, व्यस्तता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं स्वयं इस यात्रा में सम्मिलित हूं या मेरा कोई प्रतिनिधि जरूर इस यात्रा में सम्मिलित होगा। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।